from today's webinar. So we will start with the name of Allah, Bismillahirrahmanirrahim. And today's topic of a webinar is loneliness and overthinking, cause of depression and despair. Can you hear me all properly? Yes, ma'am. Okay. So I will just show you some of the pictures. You will see and observe. This picture is telling something. Can you guess what this picture is telling us? Is there anyone who can answer me? It's sort of overthinking, mixed ideas, and unclear thoughts, sort of that thing. Yeah, ma'am, exactly. What about this picture? This has been, someone is thinking about a matter, but the confusions raised, and बहुत सारी परेशानियां उसमें ऐड हो जाती हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग्स उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, और a person is lonely as well. अकेले तन्हा बैठकर किसी एक बात के बारे में ओवर थिंकिंग करते चले जाए ना, सारा कुछ मिक्सड अप हो जाता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। और जिस तरह ये एक उलझन सी बनी हुई आपको दिख रही है पिक्चर में, यही एक यानी रियल पिक्चर ऑफ द थिंग हो जाती है। जिस बात के बारे में हम सोच रहे होते हैं तो स्ट्रेटन अप नहीं होती और वो चीज, और हमारी हम उलझनों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ही साथ बहुत सारे एंगल्स पर सोचना शुरू कर देते हैं, और हम किसी से मशवरा भी नहीं लेना चाहते, और हम खुद को अकेले बैठ जाते हैं, और खुद को अकेला करके दूसरों से हम उसके ऊपर ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। So loneliness and overthinking is a cause of depression. आप कभी सोचेंगे भी नहीं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपनी एकेडमिक्स की वजह से या अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से सम ऑफ द टाइम थोड़े अरसे के लिए या लंबे अरसे के लिए तन्हा रहें या लोनलीनेस का शिकार हो जाएं, और ओवर थिंकिंग भी आप साथ में करते रहें। दोनों चीजें अलग अलग और एक साथ बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ डिप्रेशन और डेस्पेयर को भी कॉज करती हैं, मायूसी, और आपके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बिगिनिंग हो जाती है, और जो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, और आपको फिर उसके बाद सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल अप करने के लिए। तो हम देखेंगे कि लोनलीनेस इज लीडिंग इन फ्यूचर डिप्रेशन। सम ऑफ द टाइम हम अकेले तन्हा रहने के खुद को आदी बना लेते हैं और लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने प्यारे रिश्तेदारों से और अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से। आहिस्ता 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 हटते 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 हम बिल्कुल ही अपने कमरे तक और तन्हाई तक हो जाते हैं, खुद को अलोन कर लेते हैं। और ऐसा करते करते हमें शुरू में तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम ये सब कर रहे हैं या ये सब हमसे हो रहा है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें समझ में आने लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं है, और कोई साथी, कोई दोस्त, कोई अपना नहीं है, और हम बिल्कुल अकेले हैं। और ये फीलिंग्स इतनी लॉन्ग टाइम तक अगर हम लोनलीनेस में रहें तो वो इतनी ज़्यादा शिद्दत से डिप्रेशन का कॉज बनता है कि फिर वो हमें डिस्टर्ब, हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी एजुकेशनल लाइफ को, इमोशनल लाइफ को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। लोनलीनेस दो तरह की होती है। व्हेन यू आर रियली अलोन, जब आप तन्हा हैं, बिल्कुल तन्हा हैं, आपको एक रेंट के मकान में रहना पड़ता है, या आपका अपना भी घर है, तो आपके साथ उस घर में कोई और नहीं रह सकता, या तो आपकी जॉब ऐसी जगह पर है कि वहाँ आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर नहीं जाके रह सकता, दूर दराज के इलाके में है, या फिर ये कि आप एजुकेशन के लिए किसी ऐसी जगह पर गए हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ आपको एक तन्हा कमरे में स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। तो ऐसी जगह पर, ऐसी मुकाम पर आपको बिल्कुल तन्हा अपनी फैमिली के बगैर, फ्रेंड्स के बगैर रहना पड़ता है। तो वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपके जो है कल्चर डिफरेंसेस हैं, तो आप उनके दोस्त भी नहीं बन पाते और आपके फैमिली मेंबर भी वहाँ नहीं होते, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने रूम में रहते रहते तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। एक और तरह की लोनलीनेस भी होती है जब आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं और अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या एकेडमिकल असाइनमेंट्स या अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा
लोडेड होते हैं और खुद अपनी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ी सी लोनलीनेस चाहिए होती है। इसके लिए आप खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लेते हैं और धीरे धीरे आप रेगुलर बेसिस पर खुद को अकेला रखना शुरू कर देते हैं और आप अपनी फैमिली मेंबर्स के होते हुए भी खाना अपने कमरे में मंगवा लेते हैं, टेबल पर बैठना कम कर देते हैं। आजकल कोविड की वजह से आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आइसोलेशन में लोग रहने लगे हैं। बच्चे जहाँ बैठे होते हैं वहीं पे अपना खाना रख के खाने लगते हैं। डाइनिंग टेबल पे जो मिलके बैठ के खाने का एक रुझान है वो काफी कम हो गया। कुछ लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो भी अपने क्योंकि काम में बिजी होते हैं, बच्चों के फादर्स वगैरह, तो वो जहाँ बैठे होते हैं आइसोलेशन के कॉर्नर में या अलग अपने बेडरूम में, वहीं पे खाना चाय वगैरह करने लगते हैं। तो एक यूनिटी और यूनिटी ऑफ द फैमिली, जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के बर वक्त एक टाइम पर लंच और डिनर लेना या फिर शाम की चाय पे सबके इकट्ठे होने की, नानी दादी दादा के साथ बैठ के चाय वाय पीना या खाना खाना, पूरे फैमिली मेंबर्स का एक टेबल पर आके बैठना, वो सब कम हो गया है बहुत ज्यादा। और ये नहीं, ये दो तरह की सिचुएशंस होती हैं जो हम समझते हैं कि हम उसमें अलोन है। एक तो वाकई में अलोन हो, उस घर में हमारे साथ और कोई ना रहता हो, हमारे कमरे में कोई और ना रहता हो। और दूसरी सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया कि यानी आप लोगों में रहते हुए खुद को अलोन कर लें या महसूस करने लगे हैं, लोगों से आपका इंटरेक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाए। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस जब आप महसूस करने लगते हैं, जैसे सपोज आप एक स्टूडेंट हैं अगर और आप एक हॉस्टल के कमरे में अकेले रह रहे हैं, तो आपके दिल में अगर फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस डेवलप होती चली जा रही है, आप अपनी माँ के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, फिर फील करते हैं कि मैं, वो सब तो इकट्ठे हैं, मैं अलोन हूँ। या फिर ये कि आप अगर जॉब के सिलसिले में आपको किसी दूर दराज के इलाके में जाना पड़ता है, तो आप वहाँ पे रह के फील करते हैं कि आप तन्हा हैं और आपको ये कि उसमें आपके साथ और कोई भी नहीं है। तो ये सारी बातें आपको परेशान करने लगती हैं और धीरे धीरे ये फीलिंग्स इतनी डिप्रेसिव हो जाती हैं कि आपको डिप्रेशन के, सीरियस डिप्रेशन के सिम्टम्स आप में रुनुमा होने लगते हैं और आप एक डिप्रेशन के मरीज बनते चले जाते हैं अपनी तन्हाई की वजह से। ऐसा एक मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है इसकी। सऊदीया में एक शख्स थे, वो किसी प्रोजेक्ट पर किसी दूसरे शहर गए हुए थे और काफी एक्सपेंसिव होटल में उनका कमरा बुक था और वो एक अपने कमरे में अकेले थे। एक उनसे जो जूनियर्स थे वो दो लोग एक अलग कमरे में रह रहे थे और ये लॉकडाउन हो गया, सीरियस लॉकडाउन के, यानी लोगों को कमरे से बाहर तक निकलना अलाउड नहीं था और खाना वाना सब वो ट्रॉलीज कमरे के बाहर ही आ जाती थी। वो शख्स 29 डेज अकेले तनहा रहे उस कमरे में। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, उनको बॉडी एक्स होने लगे। उसके बाद फिर हम ये सारे सिम्टम्स आज आगे की प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं आपको इसकी एग्जांपल शेयर कर रही हूँ कि ये मेरे आसपास में मैंने ऑब्जर्व किया है। सम ऑफ माय रिलेटिव फ्रॉम एनी साइट कि उन्होंने 29 डेज में सीरियस डिप्रेशन उनको हो गया, 10 केजीज उनका वेट लूज हो गया और वो उसके बाद जब वापस अपनी कंपनी में आ गए, लोगों के साथ मिलजुल के रहने लगे, लेकिन वो उस 29 के डेज की डिप्रेशन को नहीं निकाल सके और इस सब से निकलने में उनको 1.5 लॉन्ग ईयर लगा है और उस दौरान में उनकी जॉब भी चली गई और उनको वहां से वापस पाकिस्तान आना पड़ा और अब जाके वो किसी जॉब पे स्टेबल हुए हैं इतने फिजिकल और मेंटली कि वो अब किसी जॉब पर ज्वाइन कर सकें। फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर ही वॉज फेसिंग अ सीरियस फेज ऑफ डिप्रेशन, जिससे उनका बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ, स्लीपलेसनेस हुई, डिप्रेशन हुआ। उनको बगैर किसी बीमारी की बहुत सारी बीमारियां महसूस होने लगी जो कि उनमें थी नहीं। तो ये सब कुछ क्या हुआ कि 29 डेज उन्हें बिल्कुल समझ लेंगे कैद तन्हाई में रहना पड़ा, बिल्कुल अलोन एक होटल के रूम में रहना पड़ा। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, फीलिंग लोनलीनेस, when you have nobody to talk and nobody to share your feelings, किसी से आप बात नहीं कर सकते, किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते, तो वो डिप्रेशन की सिम्टम्स कॉज करती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रिसर्चर की जो रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स, उनकी एक बिलीफ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि उनका एक बिलीव है कि डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। डिप्रेशन दर हकीकत कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं मिलजुल के जो आपके अंदर डिप्रेशन कॉज करते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स जो आगे जाके बन जाते हैं।
अन्य को एक कॉज तो सीरियस कॉज तो जेनेटिक्स का होता है कि आपके खानदानी जरासीम आ रहे हैं डिप्रेशन के, आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स डिप्रेसिव थे तो आगे से आपने भी डिप्रेशन आपने उनसे इनहेरिट कर लिया। उसके बाद आपकी हैबिट्स, जैसे ये उनमें से एक हैबिट ये लोनलीनेस की आप देख लें कि खुद को अकेला रखने की, या आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपको लीड करती हैं डिप्रेसिव होने तक। उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि आपको हालात और वाकयात की वजह से किसी is there any problem? I think जी No, ma'am. Harun, Continue. you want to ask something? Okay. Okay, बात am I audible properly to everyone? यहाँ पर है कि Yes. कोई किसी को आवाज कम भी है? Okay. तो एक तीसरा फैक्टर जो है वो सब लोगों को स्लाइड्स क्लियर नजर आ रही है? जी, तो एनवायरमेंटल फैक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है वो आपके आबो हवा का और आसपास के आपके एनवायरनमेंट का उसमें अमल दखल है कि उसकी वजह से भी ये कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिलजुल कर आपके लिए डिप्रेशन कॉज करते हैं। और अब आप देखिए कि अगर लॉन्लीनेस है, loneliness को हम कह सकते हैं कि it can sometime be also a contributing factor for depression and death, कि ये भी एक फैक्टर, जिस तरह हमने कुछ और फैक्टर्स पढ़े हैं जेनेटिक्स, हैबिट्स और एनवायरमेंटल फैक्टर, इसी तरह लोनलीनेस भी एक फैक्टर हो सकता है हमारे डिप्रेसिव होने के लिए। और यानी मायूसी और का एहसास जो हमारे दिल में पैदा होता है या हम डिप्रेसिव हो जाते हैं, उसका एक कॉज, एक फैक्टर लोनलीनेस भी को भी हम कह सकते हैं। एक बड़े रिसर्चर हैं लॉरी रेलैंड, ये लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इन क्लेमाजो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में। वो कहते हैं कि डिप्रेशन कैन बी ट्रिगर्ड बाय लोनलीनेस एज फॉलोइंग। इनकी रिसर्च आप नेट पे है अवेलेबल, आप उसको खुद भी कर सकते हैं फॉलो अप। ये कहते हैं कि बड़े बहुत जाने माने और यानी कामयाब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइसेंस्ड। ये कहते हैं कि इनकी रिसर्च से उन्होंने ये साबित किया है कि कुछ लोनलीनेस जो है ना वो कुछ वजूहत से भी पैदा होती है, जैसे किसी का ब्रेकअप, किसी से अच्छा रिश्ता आपको बनता चला जा रहा है और आप उसमें कुछ अर्से तक इन्वॉल्व भी रहे हैं, लेकिन लाइक एंगेजमेंट आपकी रही है या कुछ अर्से तक आपकी दोस्ती रही है किसी के साथ, बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप या बेस्ट फ्रेंडशिप, और फिर उसका किसी वजह से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से या पर्सनालिटी डिफरेंसेस की वजह से आपका ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह जो लोनलीनेस का बाइस बनता है। कुछ अर्से तक के लिए आपको उसके बाद में कुछ भी अच्छा नहीं लगता और आप समझते हैं कि अब तो मेरी जिंदगी में कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं रहा, तो मुझे और कोई शख्स भी अट्रैक्टिव नहीं है इसके उस शख्स के जाने के बाद। और फिर ये कि किसी की डिवोर्स हो जाए हस्बैंड वाइफ के दरमियान किसी ना किसी वजह से, सोशल या इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, अगर डिसबिलीफ्स की वजह से अगर किसी की डिवोर्स हो जाती है तो दोनों मेंबर्स या वन फ्रॉम बोथ खुद को डिप्रेसिव कर लेता है, खुद को अलोन कर लेता है कि मैं तो यार अब मेरी शादी टूट गई है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो अब ना लोगों से मिल सकता हूँ, ना मैं एम्बैरेसमेंट फील होती है मुझे, ना दोस्तों से ना फैमिली से, बस वो खुद को एक कॉर्नर में अपने कमरे में बंद कर लेते हैं। तो उससे भी लोनलीनेस और फिर उसके बाद डिप्रेशन और मायूसी फिर उन्हें डेवलप हो जाती है। और यहाँ पर ये कि आपके किसी प्यारे का इंतकाल हो जाना, डेथ ऑफ द लव्ड वन, जैसे किसी के फादर का गुजर जाना, और उसके फादर, जाहिर है फादर सबके लिए बहुत बड़ी छांव होते हैं, माओ का रिश्ता बहुत ज्यादा क्लोज है, वालिदैन में से किसी का गुजर जाना या किसी बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप का, लाइक आपके हम उम्र किसी भाई का, या फैमिली में किसी की अटैचमेंट अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा होती है, कोई आपका जो बहुत आपसे करीब है उसका दुनिया से चले जाना विद द विल ऑफ गॉड, अल्लाह की मर्जी से ही हम दुनिया में हैं और अल्लाह की मर्जी से ही हम दुनिया से जाएंगे या जाते हैं। जो भी हमसे हमसे पहले दुनिया से जा चुके हैं वो सब अल्लाह की मर्जी ही होती है, तो वो अपना टाइम पूरा कर दूसरे जहान उनका जाना अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी हम लोनलीनेस का शिकार कुछ अर्से तक के लिए हो जाते हैं,
जो नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जिनकी होती है वो तो धीरे धीरे खुद को वापस यानी नॉर्मेलिटी की तरफ ले आते हैं, लोगों से इंटरेक्शन और अपनी जॉब ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ लौट आते हैं। और जो इंटरनली फिजिकली वीक होते हैं, स्पिरिचुअली वीक होते हैं, तो फिर ये कि लोनलीनेस में चले जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 वो बात कहाँ डिप्रेशन तक जा पहुंचती है। अब लोनलीनेस की भी आप देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोनलीनेस। एक तो एक्यूट लोनलीनेस है और एक क्रॉनिक लोनलीनेस है। एक्यूट लोनलीनेस ये है कि जैसे आप कुछ अर्से तक के लिए आपके किसी प्यारे की डेथ हो गई और बहुत क्लोज था जो खुदा ना खास्ता, उसकी वफात की वजह से आप टेम्परेरीली कुछ अर्से के लिए चले गए डिप्रेशन में, और खुद को फिर आपने किसी तरह मेंटली स्टेबल किया, फिजिकली स्टेबल किया और दोबारा से अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ में इंडल्ज हो गए और खुद को नॉर्मलिटी की तरफ लाने की कोशिश करने लगे। दिस इज कॉल्ड एक्यूट लोनलीनेस। और जो क्रॉनिक लोनलीनेस होती है वो ये होती है कि आप लॉन्ग टर्म तक आप उसके असर में रहें और बिल्कुल भी आपको हिम्मत पैदा ना हो आप में कि आप उससे निकल सकें, आप उस डिप्रेशन मैम को हरास। जी मैम काइंडली एक्यूट जी बेटे। लोनलीनेस दोबारा बता दें। जी श्योर, मैं बताती हूँ। एक्यूट लोनलीनेस जैसे आपके किसी प्यारे का इंतकाल हो जाना, आपका कोई ब्रेकअप हो जाना, किसी खुदा ना खास्ता किसी की डिवोर्स हो जाना, तो फौरन से जिस हादसे से गुजर रहे होते हैं ना, तो हम टेम्परेली बिल्कुल खुद को तनहा कर लेते हैं कि जी हमारे तो यानी फादर का या किसी हस्बैंड का या खुदा ना खास्ता बेस्ट फ्रेंड का इंतकाल हो गया है, जो जिस रिश्ते से हमें बहुत प्यार, जिसके साथ हमारा बहुत टाइम गुजरता था, जिसके साथ हम बहुत क्लोज थे, अब तो हम तन्हा हो गए, अब तो हम किसी और के साथ वैसा कंपैटिबिलिटी, वैसा रिश्ता नहीं बन पाएगा और उसका कोई नेमो बदल नहीं है। अब तो हम किसी से मिल नहीं सकते, किसी से वो रिलेशनशिप दोबारा हमारा नहीं बन सकता। तो ये सोचते सोचते ना एक इंसान बिल्कुल तन्हाई में चला जाता है, लोनलीनेस में चला जाता है और अपने आप को तन्हा कर लेता है, कमरे में आइसोलेट कर लेता है। और ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हुए भी बाद एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि लोगों में रहते हुए भी वो खुद को तन्हा कर लेता है। और अगर कुछ अर्से बाद वो खुद अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल में लाते हुए अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ लौटने लगता है, जैसे उसकी वर्क प्लेस से अगर छुट्टियां ली होती हैं तो उसके बाद वो दोबारा रीजॉइन कर लेता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी ऑन करने की कोशिश करता है और जैसे जॉब या हाउस होल्ड दोबारा उसमें लौट आता है। तो ये टेम्पररी या एक्यूट लोनलीनेस जैसे कहा जाता है कि इसके बाद इंसान अपने आप को अपने इंटरनल स्टैमिनास को, अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए मेंटल एंड इमोशनल एंड फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, तो वो खुद को नॉर्मलिटी की तरफ वापस ले आता है। लेकिन इसके ऑपोजिट आप इसके वाइस वर्सा जब आप क्रॉनिक लोनलीनेस को देखते हैं तो क्या होता है कि इट्स लॉन्ग टर्म लोनलीनेस, कि आप चाहते हुए भी दोबारा जॉब नहीं ज्वाइन कर पाते, घर की हाउस होल्ड की तरफ चाहते हुए भी नहीं आ सकते, नॉर्मेलिटी ऑफ लाइफ की तरफ चाहते हुए भी। बहुत ऐसी वाइफ्स होती हैं जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बालों में कलर करना छोड़ देती हैं, कलर्स के कपड़े पहनना छोड़ देती हैं, किचन में अगर वो पहले कुकिंग करती होती है अब हमने क्या कुकिंग करनी है, किसके लिए करनी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अब हमें, अब तो हमारे हस्बैंड ही नहीं रहे या अब तो मेरे फादर ही नहीं रहे, उनके वो मुझे अप्रिशिएट करते थे, वो मुझे मेरे हाथ की बनी चाय पीते थे, अब तो वो ही नहीं रहे, तो अब मैंने किसके लिए चाय बनानी है। यानी बाकी लोगों की इंपॉर्टेंस उनकी जिंदगी में खत्म हो जाती है और वो अपने आप को परमानेंटली इसी फेज में, लॉस के फेज में फील करने लगते हैं और अपने लिए सेट कर लेते हैं कि नहीं बस अब इस शख्स के बाद या इस ब्रेकअप के बाद या इस माहौल के बाद, इस हादसे के बाद तो मैंने खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बैड रिजल्ट उनका आ जाए पुअर परसेंटेज के साथ या फेलिंग रिजल्ट, तो बस वो कहते हैं इसके बाद तो अब हम जी ही नहीं सकते, लोगों को हम फेस नहीं कर सकते, हम कहीं मिलजुल के रह नहीं सकते, हम वेडिंग्स नहीं अटेंड कर सकते, खुद के लिए वो खुशियां हराम कर लेते हैं और खुद के लिए बस एक तन्हाई उनको समझ में आती है कि हम सबसे कट ऑफ होके एक जगह बैठ जाएं और हम किसी को अपने अंदर अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी थिंकिंग में इन्वॉल्व ना होने दें और हम अपने गम के साथ तन्हा रहें। तो ये दैट इज रियली वेरी एंटी सोशल एंड इट कॉज डिप्रेशन। इसमें इस फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस अपने आप को दूसरों के साथ, फैमिली मेंबर्स हैं 6-7 लोग हैं लेकिन किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करता, ऑफिस से सीधे आए और अपने कमरे में
चले गए, क्योंकि मेरे तो फादर का, मेरी तो मदर का इंतकाल हो गया, वो तो मुझे आते ही वेलकम करती नहीं, अब वही नहीं है, तो उसको अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने और बहन भाई कुछ नजर नहीं आ रहे होते। वो एक लॉस उसके लिए इतना बड़ा बन जाता है कि वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग उसका impact हो जाता है कि वो लॉन्ग टर्म तक खुद को लोनलीनेस में रखता है, और धीरे धीरे उसके वो डिप्रेशन में और डिस्पेयर में, मायूसी में चला जाता है। होप नाउ एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन। जिधर भी आपको जो भी बात समझ में ना आए, मैं लास्ट में भी आपको चांस दूंगी। इमोशंस के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डिवास्टेटिंग होती है, नुकसानदेह होती है हमारे लिए। तो हम इसके अंदर जितने अर्से तक भी खुद को अलोन रखते हैं, लोगों से कट के रहते हैं, वो बाज ऐसे लोग होते हैं जो रहते अकेले हैं, किसी बिजनेस की वजह से या जॉब की वजह से, मगर वो फ्रेंड्स के मामले में बड़े यानी हेल्दी माइंडेड होते हैं। कुछ दोस्तों के साथ उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, डिनर करके घर आते हैं दोस्तों के साथ, और घर आके बस रेस्ट किया, और दूसरे दिन सुबह उठ के फिर वापस अपने वर्क प्लेस पे चले गए, खुद को बिजी और हेल्दी लाइफ की तरफ रखा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने लोन अकेले रूम में रहते हुए भी पढ़ाई पे भी प्रॉपरली फोकस किया, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से गपशप भी अच्छी रखी, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन रखा फोन कॉल्स पे। तो उसमें भी उनको तो वो लोग खुद को अपने मेंटल ट्रेंड्स को डिप्रेसिव नहीं होने देते, तो वो थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हैं। अनकंफर्टेबल सोशल आइसोलेशन, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि उसमें लोग अपने दोस्त बनाना छोड़ देते हैं, या अगर होते हैं दोस्त तो उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बस आए हैं दोस्त तो उनको बाहर से ही खा दिया कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं फिर किसी वक्त आ जाना, मैं बात नहीं करना चाहता। किसी ने कॉल की, मैं तो उसकी कॉल ना उठाई, और अगर उठाई तो फिर उसे कह दिया कि अच्छा बाद में बात करेंगे। और दोस्तों को छोड़ देते हैं, दोस्तों से कंटिन्यू करना अपनी दोस्ती, दोस्ती निभाना छोड़ देते हैं, उनसे शेयर करना छोड़ देते हैं। उसके बाद ये कि ओन अनब्रेकेबल बबल्स उनके इर्द गिर्द होते हैं, कि जिन अपने इर्द गिर्द एक शेल बना लेते हैं जिसको वो बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहते, और वो उसके अंदर ही जीना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर ही सांस लेते हैं, उसके अंदर ही आना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो मैं इसके अंदर एक कंफर्टेबल हूँ अपने शेल में, अपने बबल में, और उसको किसी को इजाजत नहीं देते कि कोई उसको तोड़े या कोई उन तक अप्रोच करे। और फिर उसके बाद नेगेटिव फीलिंग्स हमें बड़ी पैदा होने शुरू हो जाती हैं। वो हर चीज को ये फला रिश्ता मेरे से छूट गया, मैं फला रिश्ता मेरा टूट गया, फला शख्स दुनिया से मेरा बहुत करीबी चला गया, तो बस अब तो दुनिया खत्म हो गई, अब तो मैंने भी जाना है, अब तो मेरी बारी है, अब तो मैं क्या फायदा जिंदगी के झमेलों का, क्या फायदा जॉब्स करने का, और पढ़ने का मजीद क्या फायदा, मेरे तो अबू ही दुनिया में ना रहे। इस किस्म की नेगेटिव फीलिंग्स उनमें बहुत डेवलप हो जाती हैं। आखिर तो मेरा भी वही अंजाम है, जाना तो मैंने भी अल्लाह के पास ही। इस तरह की बातें इतनी कर ली, इतनी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर ली, कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा ये डील मेरी कैंसिल हो गई है, उसमें मुझे नुकसान हुआ है, तो मैं आइंदा कोई भी डील नहीं कर सकता। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो ये बिजनेस ही नहीं कर सकता कभी भी। तो मैं क्या कोई फायदा नहीं है, अब तो मैं एक नाकाम शख्स हूँ, मेरा पैसा डूब गया है, अब मैं क्या करूँ। या फिर अगर किसी जॉब छूट गई तो बस अब तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई और जॉब करूँ, मैंने कितनी मुश्किलों से ये जॉब ली थी। मतलब हर बात का वो थिंकिंग जो है ना, उसको नेगेटिवली ही एनालाइज करते हैं अपने दिमाग के अंदर, और वो किसी भी चीज के बारे में अपना पॉजिटिव विजन उसको नहीं सोचते, और हर एक बात के बारे में वो उसको नेगेटिविटी का चश्मा लगा के उसको देखते हैं, और हर चीज में कहते हैं कि बस ये ना, ये तो है ही डिजास्टर, ये तो है ही बहुत नेगेटिव, हमारे लिए तो बहुत गलत हो गया, अब तो सही कभी भी नहीं हो सकता, ये सब कुछ जो अब हुआ है इसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, ऐसा सोचते हैं। और इस तरह के लोगों में सेल्फ डाउट्स बहुत होते हैं, शक बहुत करते हैं, खुद ही सोच लिया,
कि यानी अब क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ है, कोई मेरे से किसी का खुदा ना खास्ता लाइफ पार्टनर चला जाए या किसी के पेरेंट्स में से कोई चला जाए, तो अब तो लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। अब तो मैं माशरे में तनहा हो गया हूँ या हो गई हूँ। अब तो यानी लोग मुझ पे तरस खाएंगे, और अब मैं बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि अल्लाह इसका तो फादर ही नहीं है, अच्छा ये तो इसकी तो डिवोर्स हो गई है, अब क्या होगा। तो अब मेरी जॉब खत्म हो गई है, अब तो मैं अब क्या करूंगा, लोग मुझे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, मेरे पास तो जॉबलेस हूँ, लोग मुझे जॉबलेस समझेंगे, तो मैं तो बाहर नहीं जाना चाहती। तो ऐसे ही सेल्फ डाउट्स होते नहीं है लोगों के दिलों में, शायद किसी के दिल में भी उसके बारे में ये तमाम ख्यालात नहीं होते, मगर वो खुद ही सोच लेता है कि नहीं लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। और ये देखेंगे ये अगर हम इनके बारे में इनको रिव्यू करें और हम ये देखें कि हमारे ये डिप्रेशन और लोनलीनेस हमारे जिंदगी में के कॉजेस देखें, अगर हम इनके ऊपर कॉजेस पर अगर बात करें कि लोनलीनेस की वजह से क्या क्या कॉजेस हैं, डिप्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो वही बात है कि डिप्रेशन ही के शिकार हम हो जाते हैं। उसके बाद जब हम बहुत ज्यादा तन्हा रहते हैं, बहुत ज्यादा खुद को तन्हा कर देते हैं, लोगों से कट जाते हैं, तो हमें स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। हमें हमारी कंफर्टेबल पुरसुकून नींद वो खत्म हो जाती है, और हमें नहीं समझ में आता कि किस वक्त हम सोएंगे, किस वक्त हम उठेंगे। बाद तो कई कई दिन तक कई लोग जागते ही रहते हैं, और समटाइम्स ये भी होता है कि उन पर स्लीपिंग पिल्स अगर वो लेके सोते हैं तो स्लीपिंग पिल्स का भी उन पर असर नहीं होता। उनकी नेगेटिव थॉट्स और उनकी लोनलीनेस और डिप्रेशन की फीलिंग्स उनको किसी भी लम्हे किसी भी तरह ट्रंक्विलाइजर्स और रिलैक्सर्स के साथ उन्हें कंफर्टेबल स्लीप नहीं लेने देती, डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा तना रह के नेगेटिव थिंकिंग के साथ बहुत लोगों में हार्ट अटैक जैसे इतने बड़े डिजास्टर्स को भी ऑब्जर्व किया गया है। और डायबिटीज नेगेटिव थिंकिंग और लोनलीनेस की वजह से लोगों में डेवलप हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर और मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत सारे अनकाउंटेबल और डिफरेंट एक दूसरे से ये डेवलप हो जाते हैं। और इंसान को कुछ समझ में नहीं आता कि सब कुछ उसके साथ हो रहा क्या है, और वो कॉजेज उसके सिर्फ यही होते हैं कि वो खुद को हमेशा अकेला रखता है, और उसकी थॉट्स और उसकी फीलिंग्स और उसके बिहेवियर लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो इन तमाम एलिमेंट्स का शिकार होने लगता है। रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी, उसमें वो सही खुद को फिजिकली रेस्ट नहीं होने देता, अपने बॉडी को माइंड को रिलैक्स नहीं होने देता। हम लोग रेस्ट इसलिए करते हैं ना कि हमारी माइंड की और फिजिकल और इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ दोबारा रिवाइटलेट हो जाए और हमें दोबारा काम करने का स्टैमिना आ जाए। मगर ऐसा आदमी जो लोनलीनेस का शिकार होता है वो खुद को रेस्टलेस रखता है, वो बिल्कुल भी खुद को आराम, अपनी जिस्म को और दिमाग को आराम नहीं देता, और हर वक्त वो ओवर थिंकिंग और लोनलीनेस का शिकार रहता है। नेगेटिव थॉट्स में खुद को वो उलझाए रखता है, और उसका एनर्जी लेवल बेहद लो हो जाता है। यहाँ तक कि समझ लेंगे कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनसे ये कह देते हैं कि हम यहीं से नहीं उठ सकते, हम यहाँ बैठ गए तो यहाँ से हमारे लिए उठना ही नामुमकिन है, कि ना ये कि हम किसी काम को सर अंजाम दे सकें। हम ना कोई काम कर सकते हैं, ना हम कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, ना शॉपिंग कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि वो फ्लैटली किसी शॉपिंग पे जाना हो या किसी शादी पे या डॉक्टर के पास फ्लैटली रिफ्यूज कर देते हैं अपनी फैमिली को कि नहीं हम तो ये काम मतलब कर ही नहीं सकते, हमें तो हिम्मत ही नहीं है। एनर्जी लेवल बिल्कुल अपना जीरो पे महसूस करने लगते हैं। नाउमीदी उनमें इतनी आ जाती है कि वो बिल्कुल किसी भी बात के बारे में पॉजिटिवली दे डोंट वांट टू थिंक, दे डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग पॉजिटिव। बहुत ज्यादा नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं। सेल्फ डाउट, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा शक और शुबहात उनके दिमाग में खुद ही सोचते रहते हैं, और खुद ही अपने आप को उन डाउट्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और उनको इस हद तक सोचते हैं कि उन्हें उनके डाउट्स सच लगने लगते हैं। समटाइम्स ये भी होता है, और उनको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। लोनलीनेस का शिकार लोग ऐसा डिप्रेशन में जाते हैं, और उनके सिम्टम्स में ये एक बड़ा नुमाया सिम्टम होता है कि वो खाना खाना या तो छोड़ देते हैं या फिर उसके वाइस वर्सा बहुत ज्यादा खाने लगते हैं।
कि दोनों नॉर्मेलिटी से हट जाते हैं। तो उनमें या तो भूख बहुत ज्यादा हो जाती है या तो भूख बहुत खत्म हो जाती है। दोनों चीजें होती हैं उनके लिए नुकसानदेह होती हैं आने वाले टाइम में। और फिर उसके बाद एक लोनलीनेस का शिकार शख्स जब डिप्रेशन में जाता है तो उसको बहुत ज्यादा फॉल्स बॉडी एक्स और पेन्स फील होने लगती हैं, जिनकी कोई मेडिकल लॉजिक नहीं डॉक्टर निकाल पाते। और टेस्ट वगैरह करवाने आप उनको ले जाएंगे तो मेडिकल रिपोर्ट उनकी बिल्कुल ठीक आएंगी, मगर वो आपको ऐसे ऐसे सिम्टम्स बताएंगे, ऐसी ऐसी बॉडी एक्स का बताएंगे, और वो रियली झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, वो वाकई में फील कर रहे होते हैं। साइको पेन्स, उनको फॉल्स पेन्स जगह जगह शदीद हो रही होती हैं, मगर वो सिर्फ उनकी लोनलीनेस और डिप्रेशन की फीलिंग्स की वजह से हो रही होती हैं। पर हकीकत से में उनका मेडिकल कोई रीजन और कॉज या फाइंडिंग्स नहीं निकाल पाते डॉक्टर्स। ओवर थिंकिंग जैसे लिंक्ड है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, ये तो आपको बात समझ में आ गई है कि जैसे ही हम लोनलीनेस का शिकार होते हैं साथ ही साथ हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग क्या है कि जैसे किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा डीप डाउन सोचना और सोचते ही चले जाना, किसी भी तरह से किसी डिसीजन तक खुद को ना पहुंचने देना, बल्कि एक सोच से दूसरी सोच और दूसरी सोच से तीसरी सोच और उसके बाद कोई और उलझन, उसके बाद कोई और उलझन, खुद को जैसे मैंने वो शुरू में आपको एक पिक्चर दिखाई थी, वो मैं आपको दोबारा रिव्यू करवाती हूँ। आप एक मिनट अगर उसे दोबारा देखेंगे तो आपको ये देखें, ये आपको देख रहे हैं आप, और उसके बाद एक और पिक्चर आपने देखी थी ये वाली। ये दोनों पिक्चर्स ओवर थिंकिंग की बड़ी शानदार एग्जाम्पल। इनमें आप देखेंगे किस तरह एक बंदा ऐसे ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे हैं, वो मुस्तकिल अपने आप को इंडल्ज किए हुए ओवर थिंकिंग पर, और सोचते रहना किसी एक बारे में कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए, फिर उसके बाद ये ना हो जाए। इसकी एग्जाम्पल मैं छोटी सी आपको ओवर थिंकिंग की एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आप कोई शख्स कहीं जा रहा है, प्लान किया है कहीं जाने का, लाइक कोई पिकनिक का ट्रिप बनाया है, तो बस बच्चों से कहेगा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए, मेडिकल बॉक्स रख लेना, फर्स्ट एड बॉक्स रख लेना, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। वहां जाके पहुंच के देखें किसी को कोई जहरीला कीड़ा ना काट जाए, अगर किसी को सांप काट गया तो क्या होगा, क्या वहां पर कवरेज होगी, मेडिकल कवरेज, इमरजेंसी एम्बुलेंसेस वगैरह। बस सोचते ही चले जाना नेगेटिव, जो कि असल में हकीकी जिंदगी से में शायद उसकी 1% भी ना हो। मगर ओवर थिंकिंग करने वाला शख्स क्या करता है कि फालतू में वो इतना सोचता है, वहां तक सोचने लग जाता है जहां पर हकीकत से भी बयान, और वो ये ओवर थिंकिंग उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लिंक कर देती है, और वो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, जिसमें डिप्रेशन सीरियस फॉर्म है। फिर उसके मिस बिलीफ, ओवर थिंकिंग करने वाले की मिस बिलीफ में बहुत चला जाता है वो कि ये देखें कि वो ये सोचने लगता है ओवर थिंकर कि शायद मेरी ओवर थिंकिंग मे प्रिवेंट बैड थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से शायद जो बुरा इंसिडेंट्स होने वाला है मेरी फैमिली में, खुदा ना खास्ता वो ना हो। मैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि